Welcome to my channel Smart Steps. Today's we learn about breathing and exchange of gases. सांस लेना, ब्रीदिंग ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम हवा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन, इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं खाने में मौजूद चीजों के अंदर के कार्बन बॉन्ड को तोड़ती हैं। ये बॉन्ड तोड़ने से शरीर को बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम चल फिर पाते हैं और बाकी काम कर पाते हैं। कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ट्रैकियल ट्यूब्स से सांस लेते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछलियां, फिश, गिल, गलफड़े से सांस लेते हैं। इसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। स्पंज, कोएलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स अपनी पूरी शरीर की सतह, एंटायर बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। केंचुआ, अर्थवॉर्म और मेंढक, फ्रॉग, अपनी नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन। मेंढक हमेशा कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन दिखाता है। एम्फिबियंस जैसे मेंढक, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, बर्ड्स, पक्षी और मैमल्स स्तनधारी लंग्स, फेफड़ों से सांस लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, डायाफ्राम, थोरैसिक चेंबर या एयरटाइट चेंबर। पीछे की तरफ डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम द्वारा घिरा होता है। सामने की तरफ वेंट्रली स्टर्नम द्वारा बना होता है। दोनों तरफ से लेटरली रिब्स द्वारा घिरा होता है। नीचे की ओर लोअर साइड डोम शेप डायाफ्राम द्वारा बंद होता है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन में काम आने वाली मांसपेशियां आपस में मिलकर काम करती हैं। इस प्रक्रिया को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। इनहेलेशन, सांस लेना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम, जो कि फेफड़ों के नीचे एक गुंबद जैसी मांसपेशी है, सिकुड़ती है और नीचे की ओर खिसकती है। इसी के साथ साथ पसलियों के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स भी सिकुड़ती हैं, जिससे चेस्ट कैविटी, छाती की गुहा, फैल जाती है। यह फैलाव फेफड़ों के अंदर दबाव को वातावरण की तुलना में कम कर देता है, जिससे हवा फेफड़ों के अंदर खिंच आती है। गैस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान। जब हवा फेफड़ों में पहुंच जाती है तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन एल्वियोली, छोटे एयर सैक्स से होकर ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। साथ ही खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ जाती है ताकि वह शरीर से बाहर निकाली जा सके। एक्सहलेशन, सांस छोड़ना। अब डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, जिससे चेस्ट कैविटी का आकार कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर दबाव बढ़ जाता है। इससे हवा, जो अब कार्बन डाइऑक्साइड से भर गई होती है, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया हर सांस के साथ दोहराई जाती है, जिससे शरीर को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। टाइडल वॉल्यूम, टीवी, वह वायु की मात्रा जो सामान्य सांस लेते या छोड़ते समय शरीर में जाती या निकलती है। यह लगभग 500 मिलीलीटर होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, वह अतिरिक्त वायु की मात्रा जिसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती गहरी सांस लेकर अंदर ले सकता है। यह औसतन 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, वह अतिरिक्त वायु की मात्रा जिसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती बाहर निकाल सकता है। यह औसतन 1000 से 1100 मिलीलीटर होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम,
आरवी वह वायु की मात्रा जो जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बनी रहती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आइक वह कुल वायु की मात्रा जिसे कोई व्यक्ति सामान्य सांस छोड़ने के बाद अंदर ले सकता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी वह कुल वायु की मात्रा जिसे कोई व्यक्ति सामान्य सांस लेने के बाद बाहर निकाल सकता है। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी एफआरसी वह वायु की मात्रा जो सामान्य सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बनी रहती है। वाइटल कैपेसिटी वीसी वह अधिकतम वायु की मात्रा जिसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद अंदर ले सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी वह कुल वायु की मात्रा जो जबरदस्ती गहरी सांस लेने के बाद फेफड़ों में समा सकती है। प्रोसेस लोकेशन गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से फेफड़ों के एल्वियोली में होता है, जो छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं और उनके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं। डिफ्यूजन मैकेनिज्म यह आदान प्रदान डिफ्यूजन पर आधारित होता है, जिसमें गैसें जहां उनकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से कम मात्रा वाले जगह पर चली जाती हैं। ऑक्सीजन अपटेक सांस में लिया गया ऑक्सीजन एल्वियोलार वॉल से होकर कैपिलरीज के खून में चला जाता है, जहां यह लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कोशिकाओं की श्वसन क्रिया का कचरा होता है, खून से एल्वियोली में आता है ताकि उसे सांस छोड़ते समय बाहर निकाला जा सके। 5. पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट गैसों की गति उनके पार्शियल प्रेशर्स के फर्क से होती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में खून की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर खून में एल्वियोली की तुलना में ज्यादा होता है। 6. गैस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन खून के जरिए शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जहां यह सेल्स के काम के लिए छोड़ी जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक ले जाई जाती है। 7. रेगुलेशन यह प्रक्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, जो शरीर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत के हिसाब से सांस लेने की गति को एडजस्ट करता है। ब्लड ही वह माध्यम है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन आरबीसीज के जरिए खून में पहुंचाई जाती है। बचा हुआ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुले हुए डिसोल्व्ड रूप में होता है। करीब 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज द्वारा ले जाई जाती है, जबकि लगभग 70% इसे बाइकार्बोनेट के रूप में परिवाहित किया जाता है। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड खून में घुले हुए डिसोल्व्ड रूप में होता है। श्वसन इन्हेलेशन ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के माध्यम से फेफड़ों में अंदर ली जाती है। एवियोली में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलार एक्सचेंज एल्वियोली में ऑक्सीजन एकाग्रता के अंतर के कारण एल्वियोलार झिल्ली को पार करके पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रवेश करती है। हीमोग्लोबिन से बंधन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन से बंध जाती है और ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाती है, जिससे यह रक्त प्रवाह के माध्यम से कुशलतापूर्वक परिवहन हो पाती है। संचरण सर्कुलेशन हृदय समृद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। कोशिकीय अवशोषण सेल्यूलर अपटेक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मुक्त होती है और शरीर की कोशिकाओं में प्रसारित हो जाती है, जहां यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन में उपयोग होती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो चयापचय का अपशिष्ट उत्पाद है, वापस फेफड़ों में लाया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा लगभग 5 से 10% को दो सीधे खून के प्लाज्मा में घुली हुई डिसॉल्व्ड स्थिति में परिवाहित होती है। कार्बामिनोहेमोग्लोबिन फॉर्मेशन करीब 20 से 30% को दो हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बामिनोहेमोग्लोबिन बनाती है। यह प्रक्रिया रेड ब्लड सेल्स में होती है। बाइकार्बोनेट आयन्स
ज्यादातर लगभग 60 से 70% को 2 बाइकार्बोनेट आयोन्स HCO के रूप में परिवाहित होती है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है, CO प्लस HO HCO H प्लस HCO। यह प्रतिक्रिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम द्वारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर तेज होती है, जो CO2 को बाइकार्बोनेट में और वापस बदलने में मदद करती है। ये तरीके CO2 के खून में प्रभावी परिवहन और नियंत्रण को सुनिश्चित करते हैं, जिससे शरीर का एसिड बेस होमियोस्टेसिस बना रहता है। मेडुला ओब्लोंगेटा रोल। मेडुला ओब्लोंगेटा, जो कि ब्रेनस्टेम का हिस्सा है, में ऐसे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो सांस लेने की गति और गहराई को नियंत्रित करते हैं। केमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल और पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स खून और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच के स्तर को जांचते हैं और उसी के अनुसार सांस लेने की प्रक्रिया को एडजस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो यह रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सक्रिय करता है, जिससे सांस लेने की गति बढ़ती है और CO2 बाहर निकलती है। ऑक्सीजन लेवल्स। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में होते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं तो सांस लेने की गति बढ़ाने का संकेत देते हैं। न्यूरल पाथवेज। दिमाग से नर्व सिग्नल सांस लेने वाली मांसपेशियों को भेजे जाते हैं, खासकर डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, ताकि सांस लेने में मदद मिल सके। वॉलंटरी कंट्रोल। सेरिब्रल कॉर्टेक्स अस्थायी रूप से इस स्वचालित नियंत्रण को रोक सकता है, जिससे हम अपनी इच्छा से सांस लेने के तरीके को बदल सकते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स। फेफड़ों में स्थित ये रिसेप्टर्स फेफड़ों के बहुत अधिक फैलाव को रोकते हैं, और जब फेफड़े ज्यादा फैलते हैं तो यह रोकने वाले सिग्नल भेजते हैं। डिसऑर्डर्स। एस्थमा, एम्फिसीमा। 3. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स।